क्लास वस्तुओं के समूह बनाना। फोर्थ क्लास हमारी चारों वस्तुएं। हमने देखा कि हमारे भोजन वस्तु में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण, गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए गोल आकृति की वस्तु बचाएं। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार के गेंद जैसे रबड़ के गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 का सारणी में क्या करें। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई उनमें से कुछ वस्तुएं इसी समूह में सम्मिलित हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइपें। तो इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने से बहुत ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह और उनकी आकृतियाँ तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं आधार पर बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कागज, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा भी हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय पर विचार कर सकते हैं? बैल, माचिस के डिब्बे, नमक, आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी की बनी हैं, दूसरी समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4 पॉइंट सूची में बनाएं। प्रत्येक वस्तु जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके खिलौने कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचानों के लिए अपने मित्र और शिक्षक, अभिभावक और विचार विमर्श कीजिए। वस्तुएं पदार्थ जिनसे बनी है। वस्तुएं पदार्थ जिनसे बनी। प्लेट, थाली, इस्पात, कांच, प्लास्टिक, अन्य कोई। पेन, प्लास्टिक, धातु। भुजो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कुछ पदार्थ का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। पदार्थ, इन पदार्थों से बनी वस्तुएं: लकड़ी, कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके पहिए। कागज, पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर। वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। ऐसा भी होता है एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास के कपड़े क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया उसे याद कीजिए और यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसीलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के
वह गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबा अथवा एल्यूमीनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमीनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। विभिन्न पदार्थ गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमीनियम शीट, चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों के एक समूह पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ के दो भागों में काटे, ताजे काटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों के कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप इन पदार्थों में किसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे कि संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान आप पदार्थों को पृष्ठों से रेखा रगड़कर यह देख सकते हैं कि द्युतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना धातुओं के उदाहरण। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु अथवा तथा नमी आवृत्तियों के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप पर भ्रमण करें तो धातु की छड़ों को ताजे काटे और पृष्ठ को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं। कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जब कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्यूमीनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट के पदार्थ के विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे द्युति, कठोरता, चिकना होना। क्या आप इन गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन है? कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक, पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे नमूने एकत्र कीजिए और कांच की प्लास्टिक गिलास में लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 2 भाग जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए और धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाया गया पदार्थ क्या होता है। अपने प्रेक्षण सारणी 4.3 में दर्शाए गए अनुसार नोट कीजिए। विभिन्न ठोस पदार्थों के जल में मिश्रित करना। पदार्थ जल में लुप्त हो जाता है, लुप्त नहीं होता। नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो आप यह पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं और विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में अविलय होते हैं। चूँकि जल पदार्थ से बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव्य जल में विलीन हो जाते हैं? सिरका, नींबू का रस और सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव्य के नमूने एकत्र कीजिए और कांच के गिलास लीजिए, इसे आधे जल में भरिए। आप इसमें चम्मच भर का कोई द्रव मिलाइए, भली भांति विलोड़ित कीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है।
जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराएं। अपनी परीक्षा सारणी 4 पॉइंट लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह जांच करनी चाहिए कि जिन द्रवों का उपयोग किया जाता है जल के थे किस अन्य द्रवों का उपयोग है। कुछ गैस जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के लिए उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर आकार पर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली पर पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास की जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप उस जल पे तैरने वाले जल में डूबने वाले पदार्थ की 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? पारदर्शिता। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन सभी स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपके इन स्थानों को क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जाता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट और मिठाइयाँ अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स और गत्ते के डिब्बे अथवा धातु पात्र भीतर क्या रखा है। लकड़ी के गत्ते या धातुएं अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण। क्या हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों और वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूहित कर सकते हैं? कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी भी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट या 2 या 3 में बूंद खाने का तेल मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब का दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं कि क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों को जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें पारभासी कहते हैं। कागज पर लगे उस तेली धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा करने और परीक्षण करने के लिए किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारभासी और पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच की हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली को दूसरी ओर प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारभासी है। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों को अपनी भिन्न
दिखावट तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों के सम्मोहन उनके गुणों में समानता अथवा भिन्नता के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों को सम्मोहन अपने सुविधा के लिए करते हैं। घर पर हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसे कि वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार व्यवस्था द्वारा हम अपना आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई प्रसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के कोने पर रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर। इस प्रकार समूहन से लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण यह भी है कि पदार्थों के इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन, इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय पर और अधिक अध्ययन करना हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।